ठीक है, बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन, ठीक, पहला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ, ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले कि इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट्स एक्सेलरेशन विल आल्सो बी जीरो। लिखते चलेंगे साथ में। इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो देन इट्स एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। ठीक है, नेट फोर्स अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और नेट फोर्स जीरो है देन इट विल रिमेन एट रेस्ट, देन इट विल रिमेन एट रेस्ट। ठीक है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसमें नेट फोर्स जीरो है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। ठीक है, if body is moving with certain velocity it will continue to move in with that constant velocity, will continue to move with that constant velocity। ठीक है, रेस्ट पे है, नेट फोर्स जीरो है तो रेस्ट पे रहेगा। किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा अगर नेट फोर्स जीरो है तो। यह है फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, बात आती है इनर्शिया क्या होता है, तो इसी के नीचे लिखेंगे इनर्शिया, हेडिंग डालेंगे इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है उन ऑब्जेक्ट्स में जिसके पास मास होता है, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट के चेंज में को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास। मास के कारण से प्रॉपर्टी आती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास। मतलब जिसके पास मास नहीं है उसके पास इनर्शिया नहीं होगा, उसके पास स्टेट चेंज को रेजिस्ट करने की टेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन या डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी तो चाहेगी कि मैं रेस्ट पे ही रहूँ, मूव करने से को रेजिस्ट करेगी। अगर कोई बॉडी मोशन में थी तो चाहेगी कि मैं उसी मोशन में चलती रहूँ, और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही थी बॉडी तो वो चाहेगी कि उसी डायरेक्शन मूव करें, डायरेक्शन चेंज ना करें। और वो कब होगा, जब बॉडी के पास मास होगा, क्योंकि मास की वजह से एक प्रॉपर्टी आ जाती है बॉडीज में जिसका नाम होता है इनर्शिया। ठीक है, इसलिए इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के स्टेटमेंट्स लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, ठीक है, बात करेंगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। नेट फोर्स को अंडरलाइन करेंगे, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। कैसे, एफ नेट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पी वेक्टर। ठीक है, और बाय डेफिनेशन जो है ये इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 हो जाता है और ये इक्वल टू डी पी बाई डी टी हो जाता है बाय डेफिनेशन। ठीक है, और इसी के नीचे लिखेंगे, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे, पी वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर। ये मोमेंटम की डेफिनेशन होती है, इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। वेलोसिटी वेक्टर है ये लीनियर मोमेंटम, पी वेक्टर जो है वो लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, पी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे एफ नेट में। एफ नेट इज इक्वल टू डी एम वी बाई डी टी। पी वेक्टर की जगह एम वी वेक्टर रख दिया क्योंकि दोनों बराबर थे। मास बाहर आ गया क्योंकि मास कांस्टेंट है, डी वी बाई डी टी हो गया, और डी वी बाई डी टी हमको पता है कि एक्सेलरेशन को कहते हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर। इससे आता है कि एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू एम इंटू ए वेक्टर। इसको बॉक्स में डालो और लिखो लर्न, याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले बॉक्स में डालो और लिखो लर्न, याद होने चाहिए फॉर्मूले। एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
यही है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, ठीक है, इसी के नीचे नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेम as the direction of net force, as the direction of net force on the body। net force को अंडरलाइन करेंगे, यानी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, सेकंड लॉ से दिख रहा है साफ साफ कि जो नेट फोर्स का वेक्टर है वो एक्सेलरेशन वेक्टर के ही अलॉन्ग है। ठीक है, इसी से पता चलता है कि जो नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा। ठीक, ठीक, बात करें थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। अपोजिट रिएक्शन फोर्स। ठीक है, इसी के नीचे एक लाइन लिखो, इसके नीचे दो तीन बातें लिखो। अच्छा, एक्शन रिएक्शन फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले क्या कि द लाइन ऑफ फोर्सेस, द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स आर सेम। मतलब जो एक्शन फोर्स की लाइन होगी और रिएक्शन फोर्स की लाइन होगी वो सेम होगी। दूसरा पॉइंट कि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ द सेम टाइप, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस आर ऑफ द सेम टाइप, सेम टाइप की होंगी। अगर एक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल होगा तो रिएक्शन फोर्स भी ग्रेविटेशनल होगा, एक्शन फोर्स अगर मैग्नेटिक होगा तो रिएक्शन फोर्स भी मैग्नेटिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्शन फोर्स अगर ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन फोर्स मैग्नेटिक है, दोनों की टाइप्स सेम होंगी, सेम टाइप। और दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पहचानने के लिए एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को। ठीक है, थोड़ा और जानते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में, क्या क्या होती हैं ये, कैसे समझा जाए, थोड़ा और अच्छे से समझा जाए एक्शन रिएक्शन फोर्सेस को। ध्यान दो इधर, मान लो कि मैं इस बोर्ड को धक्का दूँ अपने हाथ से, इस वाइट बोर्ड को मैं धक्का दूँ अपने हाथ से। ठीक है, ये वाइट बोर्ड है, साइड से देख रहे हैं, साइड से ये वाइट बोर्ड है और मैं धक्का दे रहा हूँ अपने हाथ से। ठीक है, ध्यान देना, मैंने वाइट बोर्ड पे फोर्स लगाया, वाइट बोर्ड पे मैंने फोर्स लगाया F। ठीक है, ये फोर्स किस पे लगा? वाइट बोर्ड पे। ठीक है, ये फोर्स किस पे लगा? वाइट बोर्ड पे। किसने लगाया? मैंने। वाइट बोर्ड पे लगा, किसने लगाया? मैंने। ये क्या है? एक्शन फोर्स। मैंने एक्शन किया तो इसी के रिएक्शन में वाइट बोर्ड मेरे पे फोर्स लगाया, मेरे हाथ पे फोर्स लगाएगा। किस तरफ? अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो मेरा हाथ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, और इक्वल होगा, इक्वल। ये फोर्स किसने लगाया? वाइट बोर्ड ने। किस पे? मेरे पे लगाया। किसने? वाइट बोर्ड ने। ये वाला फोर्स किसने लगाया था? मैंने। किस पे? वाइट बोर्ड पे लगाया था मैंने, और मुझ पे लगाया वाइट बोर्ड ने। और FMW और FWM ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा बराबर होते हैं और अपोजिट होते हैं। और लाइन ऑफ फोर्स भी सेम होता है। देखो इसका लाइन ऑफ फोर्स देखो क्या है, ये फोर्स है, ये किस लाइन पे है? इस लाइन पे है। और जो रिएक्शन फोर्स है वो भी इसी लाइन पे है। यानी अगर ये एक्शन फोर्स है तो ये रिएक्शन फोर्स नहीं हो सकती, क्योंकि देखो दोनों की लाइनें अलग अलग। रिएक्शन फोर्स को कहाँ होना पड़ेगा? यहाँ पर। समझ गए? बिल्कुल। तो ये था एक्शन रिएक्शन फोर्स। मान लो एक बॉक्स रखा है, बड़ा सा बॉक्स है, और तुम आके उसको धक्का लगा रहे हो, तो तुम बॉक्स पे फोर्स लगाओगे इस तरफ F। ये किसने फोर्स लगाया? तुमने। किस पे लगाया? बॉक्स पे। तो बॉक्स तुम्हारे हाथ पे, ये तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे हाथ पे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स तुम पे लगाएगा कौन? बोर्ड। ठीक है, ये रिएक्शन फोर्स है, ये एक्शन फोर्स। ठीक है, एक्शन फोर्स बॉक्स पे लगी, एक्शन फोर्स किस पे लगी? बॉक्स पे। रिएक्शन फोर्स किस पे लगी? तुम पे लगी रिएक्शन फोर्स। अलग अलग बॉडीज पे लगी। लाइन ऑफ फोर्स सेम है, इक्वल और अपोजिट है, और नेचर भी सेम है।
एक्शन फोर्स भी कौन सी फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। रिएक्शन फोर्स भी कौन सी है? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ठीक। तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में हमने सीखा। ठीक है, जैसे डायग्राम बनाओ कॉपी में, 3 डायग्राम्स बनाओ कॉपी में। ये 2 बॉडीज़ हैं, ये पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। ये 2 बॉडीज़ हैं, ये आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। इस पे एक्शन फोर्स लगा, इस पे रिएक्शन फोर्स लगा। इस पे एक्शन फोर्स लगा, इस पे रिएक्शन फोर्स लगा। इस पे एक्शन फोर्स लगा, इस पे रिएक्शन फोर्स लगा। ठीक है, यहाँ पर ए और आर बराबर नहीं है, ए और आर बराबर नहीं है। यहाँ पर ए और आर बराबर है और यहाँ पर भी ए और आर बराबर है। जल्दी सोच के बताओ कि कौन से केस में एक्शन रिएक्शन फोर्सेज वाली जो कंडीशन होती है वो सेटिस्फाई हो रही है? कौन से केस में एक्शन रिएक्शन वाली फोर्सेज सेटिस्फाई हो रही है? ये 2 बॉल्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, मेरी बारी। यहाँ पर देखो, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज इक्वल होनी चाहिए, इक्वल ही नहीं है। अपोजिट तो है, हाँ, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, अपोजिट तो है लेकिन इक्वल ही नहीं है, तो बात ही खत्म हुई। यहाँ पर इक्वल भी है और अपोजिट भी है, राइट में और लेफ्ट में। ठीक है, अपोजिट भी है, इक्वल भी है, अपोजिट भी है, लेकिन लाइन ऑफ फोर्स सेम नहीं है। इसका लाइन ऑफ फोर्स इस तरफ, इसका लाइन ऑफ फोर्स इस तरफ, तो ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होगा। हाँ, इसमें इक्वल भी है, अपोजिट भी है, और लाइन ऑफ फोर्स भी सेम है, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेंगे। एक अच्छा एग्जांपल, ये एग्जांपल ये बताता है कि अगर इक्वल हो और अपोजिट हो, उसके बाद भी हो सकता है कि जो है फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर ना हो। ठीक है, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्सेस मैच नहीं कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। अब बात करेंगे नॉर्मल फोर्स की। पूरे 11th-12th के कोर्स में हम लोग बहुत सारे फोर्सेस की बात करेंगे, उसमें से एक फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स लिखो, नॉर्मल फोर्स के बारे में लिखो। इट एक्ट्स एट कॉन्टैक्ट सर्फेसेस। ठीक है, it comes into play when 2 bodies are in contact. It comes into play when 2 bodies are in contact. ठीक है, कांटेक्ट में हो बॉडीज, मैं और व्हाइट बोर्ड कांटेक्ट में है, तो हम दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्सेस जनरेट हो गए। और उस तुम्हारे और बॉक्स के बीच में कांटेक्ट था, तो उसमें नॉर्मल फोर्सेस जनरेट होंगे। ठीक है, इसके नीचे लिखो, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगता है। ठीक है, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इट ऑलवेज पुशेस, धक्का देता है वो। ये फोर्स हमेशा धक्का देता है। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि फोर्स इज पुश और पुल। ठीक है, तो उसमें नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा ही पुश करता है। ठीक, जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स, जब किसी बॉडी को तुमने रस्सी से लटका दिया, ये रस्सी है, इससे लटका दिया, ये बॉडी है, तो रस्सी में जो फोर्स डेवलप होगी टेंशन फोर्स होगी। टेंशन फोर्स खींचेगी, टेंशन फोर्स हमेशा खींचेगी, वो खिंचाव पैदा करेगी। ठीक है, ना, खिंचाव पैदा करेगी। टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी में खिंचाव पैदा करेगी। वैसे कंप्रेसिव फोर्सेज होती हैं वो दबाव पैदा करती हैं, वैसे नॉर्मल फोर्स है वो धक्का देती हैं। ठीक, ये लिखिए, इसके नीचे एक डायग्राम बनाएंगे, ये एक बॉक्स रखा है, एक और बॉक्स रखा है, ये दोनों कांटेक्ट में है। ठीक है, ये फर्श पे रखे हैं दोनों बॉक्सेस, और ये दोनों कांटेक्ट में है। मैंने डायग्राम में कांटेक्ट में नहीं बनाया है, लेकिन ये कांटेक्ट में है असलियत में। ठीक है, इन कांटेक्ट। ठीक, कन्वीनियंस के लिए मैंने दिखाया अलग है, लेकिन है कांटेक्ट में। और ये तुम आ गए यहाँ पर, ये तुम आ गए और ये तुम्हारा दोस्त आ गया। तुम इस तरफ से धक्का मारोगे बॉक्स पे, और ये तुम्हारा दोस्त इस तरफ से धक्का मारेगा। ये दोनों बॉक्सेस कांटेक्ट में हैं। ठीक है, और ये कांटेक्ट सरफेस है, ये कांटेक्ट सरफेस, ये इस बॉक्स का कांटेक्ट सरफेस, ये इस बॉक्स का कांटेक्ट सरफेस। तो जल्दी से सोच के बताओ कि नॉर्मल फोर्स कहाँ पर लगेगी और किस डायरेक्शन में लगेगी। जल्दी से सोच के बताओ। ये तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, दोनों लोग धक्का दे रहे हैं बॉक्स को, बॉक्स दोनों आपस में चिपके हुए हैं और दोनों लोग अपोजिट डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं। ये इस तरफ धक्का लगा रहा है, तुम इस तरफ धक्का लगा रहे हो। तो जल्दी से सोच के बताओ कि इस बॉक्स पे और इस बॉक्स पे नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी और किस जगह पे वो फोर्स लगेगा। जल्दी सोच के बताओ। ठीक है, मेरी बारी। नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगता है। ये रहा कॉन्टैक्ट सरफेस, इस बॉक्स पे नॉर्मल फोर्स इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा, इस बॉक्स में नॉर्मल फोर्स इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा। कॉन्टैक्ट सरफेस के, अच्छा, नॉर्मल फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। ठीक है, इन दोनों बॉक्स के बीच में कॉन्टैक्ट था, इसलिए नॉर्मल फोर्स लगेगा। अगर कॉन्टैक्ट नहीं होता, अगर ये बॉक्स इधर रखा रहता और ये बॉक्स इधर रखा रहता,
तो कांटेक्ट नहीं होता तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगता, लेकिन कांटेक्ट था यहाँ पर इसीलिए नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल फोर्स की बात ही इसलिए हो रही है कि कांटेक्ट है। वैसे ही तुम्हारा और बॉक्स का भी कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन अभी यहाँ की बात करेंगे, इस जगह की बात करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है और हमेशा पुश करता है। तो इस बॉक्स पे जो फोर्स पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा वो इस बॉक्स को पुश करेगा। तो बताओ इस बॉक्स को पुश करने के लिए फोर्स इस तरफ लगाएं कि इस तरफ लगाएं, जल्दी सोच के बताओ। ऑफ कोर्स इस तरफ लगेगा, इस तरफ तो पुल कहेंगे, इस वाले फोर्स को तो पुल कहेंगे और इस वाले फोर्स को पुश कहेंगे। तो इसका मतलब कि इस तरफ लगेगा, और जो ये वाला जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर लगेगा, परपेंडिकुलर, तो ये इस तरफ लगेगा फोर्स। ठीक है, नॉर्मल फोर्स को एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल फोर्स को एन से डिनोट करते हैं, एन, तो ये एन लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और वैसे ही इस तरफ इधर लगेगा, समझ गए, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। ठीक, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक। बात करते हैं वेट की, वेट, वजन, वेट, मास एंड वेट। मास की भी बात कर लेते हैं, चलो मास एंड वेट की बात करते हैं। ठीक, तो लिखते चलेंगे, वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, सबसे पहले लिखेंगे वेट इज अ फोर्स। और ये बात याद होनी चाहिए हमेशा के लिए, अब से हमेशा के लिए ये बात याद होनी चाहिए कि वेट इज अ फोर्स। वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है, और कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग धरती पे जब रहते हैं तो हमारा वेट धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डेवलप होता है। अगर हम लोग धरती पे नहीं रहते तो हमारा कोई वेट नहीं होता। हाँ, अगर हम लोग चांद पे रहते तो चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा एक दूसरा वेट डेवलप होता। ठीक है, एक दूसरा फोर्स लगता हम पे, उसको वेट कहते हैं, वेट वेट वेट। ठीक है, वेट, वेट इज अ फोर्स। ठीक, ठीक, जैसे बॉडी के पास मास होता है, बॉडी विद सर्टेन मास, बॉडी विद सर्टेन मास, उस पर एक फोर्स लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है, गेट्स एक्टेड बाई एन फोर्स, गेट्स एक्टेड बाई अ फोर्स, बाई अ फोर्स। ठीक है, विच इज नोन एज वेट, विच इज नोन एज वेट, नोन एज वेट। यानी जिस भी बॉडी के पास मास होता है, मास, उस बॉडी पे एक फोर्स लगता है और उस फोर्स को वेट कहते हैं। ठीक है, मास क्या होता है, मास, तो मास की कोई मतलब बहुत अच्छी डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन उसको कैरेक्टराइज किया जाता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, इस तरफ मास है, इस तरफ वेट है, इस तरफ मास, इस तरफ, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, amount of matter present in the body। ठीक है, जितना ज़्यादा मैटर प्रेजेंट होगा बॉडी में उतना ज़्यादा मास होगा। खैर, इससे ज़्यादा हमको मतलब नहीं है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई यूनिट वो केजी होती है, केजी। मास की एसआई यूनिट केजी होती है, वेट की नहीं। वेट की एसआई यूनिट जल्दी से बताओ क्या होती है। बिल्कुल, एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि ये क्या है, फोर्स। फोर्स की यूनिट्स क्या होती है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, और मास की एसआई यूनिट केजी होती है। जब तुम तराजू पे खड़े होते हो और 64 केजी तुम्हारा वजन लिख के आता है, तो वो मास होता है कि वेट, मास होता है। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको वेट बोलते हैं, लेकिन वो वेट होता नहीं, होता है मास। अगर किसी का मास इतना है तो असलियत में उसका वेट कितना है, 640 न्यूटन, लगभग 640 न्यूटन। ठीक है, ये मास है, ये वेट है। वेट की एसआई यूनिट न्यूटन है, मास की एसआई यूनिट केजी। तराजू पे खड़े होते हैं तो मास दिखाई देता है, वेट नहीं, वेट नहीं दिखाई देता। ठीक है, ठीक, धरती पे जो वेट होता है हमारा, वो धरती पे जो वेट होता है हमारा वो धरती की वजह से होता है। अगर धरती नहीं होती तो वेट नहीं होता, धरती नहीं होती तो वेट नहीं होता। मास होता, हाँ मास होता, मास होता लेकिन वेट नहीं होता। ठीक, फॉर्मूला लिख लो इसका वेट का, W इज इक्वल टू mg, पता ही होगा। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m क्या है, मास, और W क्या है, वेट। अगर धरती नहीं होती तो ये जो जी है ये धरती का जी है, धरती का जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर धरती नहीं होती तो जी नहीं होता तो वेट जीरो हो जाता। मास होता लेकिन जो कि जी जीरो हो जाता तो W जीरो हो जाता, वेट नहीं रहता हमारा। कोई फोर्स लगता ही नहीं, तो वेट नहीं होता। ठीक, और चूँकि धरती की वजह से फोर्स लगता है, तो ये अगर धरती है और तुम हो तो फोर्स तुम पे किस तरफ लगेगा, तुम पे फोर्स लगेगा किस तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि धरती तुम्हारे हमेशा नीचे रहेगी। ठीक है, तो W, ये AW फोर्स है, और इसकी वैल्यू क्या है, m×g। m क्या है तुम्हारा मास, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वेट इज गुड mg। ठीक है,
बहुत दूर कहीं चांद भी तुम पे फोर्स लगा रहा होगा, ये चांद है, चांद की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से भी तुम पे एक फोर्स लग रहा होगा, लेकिन बहुत कमज़ोर होगा, तो उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तुम अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में ही हो, बहुत बहुत करीब हो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड के, ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड उसके अंदर हो, तो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से ही तुम पे फोर्स लगेगा, और वो फोर्स W होगा mg के बराबर, ठीक है। हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ये बॉक्स रखा है, ये टेबल पे बॉक्स रखा है, तो और इसका मास m है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, वेट वाला फोर्स, वो नीचे की तरफ लगेगा। टेबल का जो वेट है, टेबल का मास अगर कैपिटल M है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो भी नीचे की तरफ लगेगा, m×g, कैपिटल M×g, ठीक है। मान लो तुम बिल्डिंग की छत पे चले गए, बिल्डिंग की छत पे चले गए और वहाँ से कूद गए, ठीक है, वहाँ से कूद गए, ये देखो कूद गए, तुम पे क्या फोर्स लगेगा, ग्रेविटी का, क्या, W की वैल्यू क्या होगी, m×g। अब तो ये फोर्स लग रहा है तो तुम नीचे आ जाओ, ठीक है। तो ये हमने सीखा कि जो हमारा वेट होता है, फोर्स होता है, और वो फोर्स हमारे ऊपर लगता है और वो हमको नीचे खींचता है, ठीक है। बस हमको इतना ही जानना है वेट के बारे में अभी तक। वेट एक फोर्स होता है जिसकी वैल्यू mg होती है, और वो हम पे लगता है, हम पे, किसी और पे नहीं, हम पे लगेगा। हमारा मास हमारा वेट हम पे लगेगा और हमको नीचे खींच लेगा, नीचे क्यों खींचेगा, क्योंकि धरती नीचे ही है, ठीक है। तो ये मास और वेट पे बातें खत्म हुई, ठीक है। तो अभी छोड़ो, अभी के लिए बस इतना ही।